नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। महाराष्ट्र के पुणे में प्रवासी मजदूरों ने जबरदस्त हंगामा किया। पुणे में घर जाने के जिद में हजारों मजदूर इकट्ठा हुए। तस्वीरें आपको महाराष्ट्र के पुणे की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रवासी मजदूर इस बात पर अड़े हुए थे कि उनको अपने घर जाना ही है, और इसीलिए देखिए कितनी भारी संख्या में वहां पर वो इकट्ठा हो गए, जिन्हें फिर काबू में करने में काफी दिक्कतें आने लगी और इसी वजह से मजदूरों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ गया। लेकिन देखिए, सरकारें जब कई सारी सुविधाएं सुनिश्चित नहीं करा पाती हैं तब यही होता है। इसी तरह की तस्वीरें आपके सामने हो जाती है। हमारे संवाददाता संकेत पाठक हमारे साथ हैं। संकेत, ये हालांकि तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं, अभी की क्या स्थिति है वहां पर? क्या मजदूर माने हैं या फिर अभी भी अड़े हुए अपनी जिद पर? हाँ जी, देखिए, हम पिछले 2-3 दिनों से लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो प्रवासी मजदूर हैं वो सड़कों पर उतर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से जो लॉकडाउन चल रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं एक हिम्मत उनकी टूट रही है। और यही नजारा आज पुणे के वारजे इलाके में देखने को मिला, जहां पर हजारों की तादाद में जो प्रवासी मजदूर हैं वो सड़कों पर उतर आए और प्रशासन से लगातार मांग कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे कि उन्हें अपने अपने गांव पहुंचाया जाए। और ये जब हंगामे की स्थिति बनी तो उसके बाद जो लोकल प्रशासन है, पुलिस है, वो मौका वारदात पर पहुंची और वहां पर हल्का पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि तादाद मजदूरों की इतनी ज्यादा थी कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। यही वजह है कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और उस भीड़ को तितर-बितर किया गया है। फिलहाल जो पुलिस प्रशासन है उसका कहना है कि अभी स्थिति काबू में है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लगातार मजदूर हिम्मत खो रहे हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें अपने गांव भेजा जाए, किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाए। हालांकि कुछ ट्रेनें महाराष्ट्र से शुरू भी की गई हैं, लेकिन इतने सारे मजदूर महाराष्ट्र में दूसरे इलाकों से काम करने के लिए आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है ट्रांसपोर्ट। यही वजह है कि लगातार जो प्रवासी मजदूर है सड़कों पर उतर रहे हैं और इस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही हैं। जी संकेत, नजर बना रखें आप फिलहाल, शुक्रिया। और आइए सीधे रुख करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कोरोना को लेकर क्या जानकारी दी जा रही है, देखिए। जारी की है, इसमें उनका ध्यान फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय के विभिन्न दिशा निर्देशों की तरफ आकृष्ट किया है कि कार्य करते समय और कार्यस्थलों में कोविड-19 से बचने के लिए उन्हें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही प्रिजन्स यानी कारागार में तथा पुलिस कर्मी कोविड-19 के संक्रमण से किस प्रकार सुरक्षित रहें, उस पर एक डिटेल्ड एसओपी और दिशा निर्देश भी साझा किए हैं। जैसा आप लोगों को पता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 मई 2020 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 4 मई 2020 से लॉकडाउन को 2 सप्ताह और बढ़ाने का आदेश नए दिशा निर्देशों के साथ जारी किया है। आपने इन्हें पढ़ा होगा, पर इनके कुछ बिंदु मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। लॉकडाउन के इस चरण में स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंड के अनुसार देश में सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। जोन के अनुसार लॉकडाउन के नियमों में छूट प्रदान की गई है। जिलों का वर्गीकरण स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हर सप्ताह या आवश्यकता अनुसार उससे पहले साझा करेगी। नए दिशा निर्देशों में जोन वाइज कुछ प्रतिबंध है तो रियायतें भी दी गई हैं। जहां प्रतिबंध कोरोना संक्रमण को विफल करने के लिए अति आवश्यक है, वहीं व्यापक समीक्षा के बाद लॉकडाउन में दी गई ढील देश की अर्थव्यवस्था को कार्यात्मक बनाने, वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी लाने और कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से की गई हैं। नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत कुछ गतिविधियों पर राष्ट्रव्यापी रोक जारी रहेगी। देशव्यापी प्रतिबंध में हवाई, रेल और मेट्रो यात्रा तथा सड़क द्वारा अंतर्राज्यीय यात्रा पर रोक रहेगी। हालांकि मेडिकल, सुरक्षा और गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के लिए इस प्रतिबंध में छूट होगी। विद्यालय, महाविद्यालय, अन्य शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति है, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र में कुछ हद तक हम कमी को पूरा कर सकते हैं। आतिथ्य सेवाएं जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट,
तथा सिनेमाघर, मॉल्स, जिम, खेल परिसर, बार, ऑडिटोरियम और ऐसे सभी संस्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, धार्मिक समागम जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर से बाहर निकलना वर्जित है। रेड जोन और ऑरेंज जोन में कुछ प्रतिबंध है, पर छूट भी है। रेड और ऑरेंज जोन्स में जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए उसमें स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल होगा, यानी आपातकालीन चिकित्सा सुविधा और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा कंटेनमेंट जोन के अंदर बाहर लोगों की आवाजाही नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के भीतर किसी भी अन्य गतिविधि या कार्य की अनुमति नहीं है। कंटेनमेंट जोन के बाहर रेड जोन में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा कुछ अन्य एक्टिविटीज पर भी रोक होगी। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स के परिचालन पर रोक रहेगी। बसों की इंटर और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। नाई की दुकानें, स्पा और सैलून बंद रहेंगे। मॉल्स तो बंद ही रहेंगे, पर शहरी क्षेत्रों में मार्केट्स और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस में गैर जरूरी सामानों की दुकानों की अनुमति नहीं है। हालांकि जरूरी सामान वाली दुकानों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। स्टैंड अलोन शॉप्स, नेबरहुड यानी कॉलोनी की दुकान और आवासीय परिसर के भीतर जो दुकानें हैं, वे हर तरह का सामान बेच सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मॉल को छोड़ हर तरह की दुकान की अनुमति है। रेड जोन में ई कॉमर्स सिर्फ एसेंशियल गुड्स के लिए अलाउड है। रेड जोन में कुछ बंदिशों के साथ ऑलमोस्ट सभी व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों की अनुमति दी गई है। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए लोगों एवं वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। 4 व्हीलर्स में चालक के अलावा अधिकतम 2 लोग बैठ सकते हैं और 2 व्हीलर्स में पिलियन राइडर यानी पीछे की सीट पर सवारी की अनुमति नहीं है। रेड जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक, कृषि इत्यादि गतिविधियों की अनुमति है, परंतु शहरी क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध हैं। इन सिटू कंस्ट्रक्शन यानी मजदूर जहां साइट पर रहते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी छूट दी गई है। निजी कार्यालय आवश्यकता के आधार पर 33% स्टाफ के साथ कार्य कर सकेंगे। ऑरेंज जोन में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा बसों की इंटर और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट आवाजाही भी प्रतिबंधित है तथा टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ आवाजाही की अनुमति है। 4 व्हीलर्स में चालक के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे। यहाँ 2 व्हीलर्स में दूसरी सवारी की अनुमति है। ग्रीन जोन में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। हालांकि बसों का परिचालन अधिकतम 50% बैठने की क्षमता के साथ किया जा सकेगा और बस डिपो भी अपनी 50% क्षमता के साथ ही संचालन कर सकती हैं। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर लोकहित में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए और कोविड-19 की चेन तोड़ने के लिए सभी जो हमारे राष्ट्रीय निर्देश है उनका सार्वजनिक स्थानों पर और कार्यस्थलों पर अनुपालन करने का अनुरोध करती हूं। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। अब तक टोटल 11,706 लोग क्योर हो चुके हैं और अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 1,074 पीपल हैव बीन क्योर्ड। It is such a positive news that this is the highest number in terms of cured patient noted till date और इसके साथ ही हमारा रिकवरी रेट अब देखें तो है बढ़कर 27.52% हो चुका है। पिछले 24 घंटे में भारत में अगर कोविड-19 के कंफर्म केसेस की संख्या देखें तो 2,553 केसेस बढ़े हैं, जिसके कारण की कुल कंफर्म संख्या अब 42,533 हो चुकी है। टोटल एक्टिव केसेस अंडर मेडिकल सुपरविजन की संख्या 29,453 है।
अगर हम सभी अपने क्लोज केसेस को डेटा के बेसिस पर एनालिसिस करें और एक आउटकम रेशियो कैलकुलेट करें, आउटकम रेशियो मींस कि जो हमारे केसेस क्लोज हो चुके हैं उनका आउटकम, यानी कि क्या वो रिकवर हुए हैं या डेथ रिपोर्ट हुई है, उसके टर्म्स में मेजर करते हैं। यह हॉस्पिटल में क्लिनिकल मैनेजमेंट के स्टेटस को इंडिकेट करती है। तो इससे पहले हम लोगों ने 17 अप्रैल में जैसे बातचीत की थी तो पाया था कि देश में आउटकम रेशियो 80:20 नोट की गई थी, और उसके कंपैरिजन में अगर हम आज का डेटा देखें तो पाते हैं कि हमारी आउटकम रेशियो बढ़कर 90:20 नोट की गई है, जो कि 17 अप्रैल के डेटा से इंप्रूवमेंट के रूप में हम देख सकते हैं। ये वैसे तो जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि देश के लिए हर एक डेथ कंसर्न का विषय है, इसीलिए जरूरी है कि हम कोविड के ट्रीटमेंट की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, फोकस करें कि हम अपने इस आउटकम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आज जैसे कि लॉकडाउन हमारे देश के कुछ हिस्सों में स्टैगर्ड मैनर में ईज हो रहा है, तब हमारे लिए जरूरी है कि हम ये इंश्योर करें कि रिगरस कंटेनमेंट मेजर्स वहां लिए जहां पर कि केस पाए गए हैं। हम ये इंश्योर करें कि जितने भी हमारे केस हैं उसका इफेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट हो, और साथ ही हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल पर भी अपना फोकस रखें। ऐसे पैंडेमिक्स में इससे पहले भी हिस्टोरिकली यह नोट किया गया है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का रिलैक्सेशन, यानी कि जब हम सोशल मोबिलिटी अलाउ करते हैं उस समय पर सही ढंग से पालन ना हो और रेस्ट्रिक्शन को सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो सडनली डिजीज ट्रांसमिशन रेट फिर से इंक्रीज हो सकता है। इसलिए लॉकडाउन के बेनिफिट्स को बनाए रखने के लिए हमें सबको मिलकर यह इंश्योर करना होगा कि हम सब अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और लॉकडाउन ईज होने के समय पर भी सभी प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस का डिलीजेंटली पालन करें। देयर इज ए वेरी फाइन लाइन, कॉम्प्लेसेंट होंगे तो फिर से केसेस की संख्या बढ़ सकती है। दूसरी ओर जिन जिले में केसेस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं वहां पर अगर केस आएंगे तो वहां पर फिर से रेस्ट्रिक्शन लागू की जा सकती हैं। हम एक नए नॉर्मल में ट्रांजिशन कर रहे हैं। जरूरत है कि हम सब लोग सावधान रहें, सजग रहें और सतर्क रहकर कोविड-19 से निपटने की अपनी तैयारी को इसी स्पीड और मोमेंटम के साथ बढ़ाते रहें। हमें पब्लिक स्पेसेस में कंपल्सरी फेस मास्क या कवर्स को यूज करना है। इवन आउटसाइड कंटेनमेंट जोन में भी हमें सभी प्रिवेंटिव मेजर्स और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करना है। इसेंशियल आइटम्स को भी खरीदते समय या कॉमन एरियाज में किसी से मीटिंग करते समय भी जो रिलैक्सेशन वाले एरिया हैं वहां पर भी हम भीड़ भाड़ से बचें। लेटेस्ट फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स का पालन करें। हैंड हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स को हमें डिलीजेंटली फॉलो करने की जरूरत है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जरूरत है कि जान भी है जहान भी है, और उसको सुनिश्चित करने के लिए आज जब हम लॉकडाउन को थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं तो जरूरत है कि हम सब लोग मिलकर इस दिशा में प्रयत्न करें कि हम लॉकडाउन ईज करने के समय पर भी अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए इस तरह से इंश्योर करें कि केसेस की संख्या ना बढ़े। प्लीज हेल्प अस टू हेल्प यू। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं चेयरमैन एम्पावर्ड ग्रुप 6, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि वो आपको अपने एम्पावर्ड ग्रुप के बारे में ब्रीफ करें। सर। मैं एम्पावर्ड ग्रुप 6 जो कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, सारे डेवलपमेंट पार्टनर्स, इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से डील करता रहा है, मैं उसका चेयरमैन हूं। और इस ग्रुप ने जो जो काम किया है इसके बारे में मैं एक लिखित प्रेस रिलीज दे रहा हूं, पर मैं ये बताना चाहूंगा कि एम्पावर्ड ग्रुप 6 का जो सबसे महत्वपूर्ण काम रहा है कि इसने जो हमारे एनजीओ दर्पण में 92,000 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ रजिस्टर्ड थे, वो पहली बार भारत में इन सबको मोबिलाइज किया और हर सेक्टर में, वो न्यूट्रिशन हो, हेल्थ हो, सैनिटेशन हो, एजुकेशन हो, उन सबको हम लोगों ने मोबिलाइज किया और उनको कोऑर्डिनेट करवाया स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो कि जगह जगह जो हॉटस्पॉट्स थे, जहां जहां खाने की जरूरत थी, जहां जहां होमलेस, डेली वेज वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स को मदद करनी थी और खाना देना था, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मोबिलाइज करवाया।
स्टेट गवर्नमेंट्स ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जिसने इन एनजीओज के साथ कोऑर्डिनेट किया। इन एनजीओज के लिए एक स्पेशल ऑर्डर इशू कराया गया जिससे कि वो अनलिमिटेड क्वांटिटी जितना चाहें वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से चावल और गेहूं ले सकते थे 22 रुपए सब्सिडाइज रेट पे, 22 रुपए और 21 रुपए पे, जिससे कि भारत में कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। और इसलिए सारे एनजीओज ने मिलकर इसमें सहायता की। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मोबिलाइज किया गया कि इन सारे एनजीओज के साथ मिलके वो काम करें, कम्युनिटी किचन्स में एक अवेयरनेस क्रिएट करें, हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग की। जहां जहां मदद चाहिए थी होमलेस के लिए, डेली वेज वर्कर्स के लिए, जहां जहां इन लोग के लिए कैंप्स बनाने थे, हेल्थ कैंप्स बनाने थे, रहने के कैंप्स बनाने थे, जहां जहां इन लोगों को एजेड लोगों को और डिसेबिलिटीज वाले व्यक्तियों की मदद करनी थी, उन सब की मदद की। और लगातार हम लोग इनके साथ करीब 10 या 12 मीटिंग्स हुई जिसमें जो दिक्कतें आई उन सबको हम लोग सॉल्व करते गए। और इन एनजीओज ने बड़ा ही सराहनीय काम किया है। और अब अगले फेज में जब हम जा रहे हैं तो इन्हीं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज को हम उपयोग करेंगे कि सीनियर सिटीजन्स और एल्डरलीज की कैसे मदद करनी है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है और स्टिग्मेटाइजेशन के खिलाफ कैसे काम करें। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एनजीओज के साथ एक इंटरैक्शन किया था जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी थे और हेल्थ सेक्रेटरी ने उनके साथ इंटरैक्ट किया। और उसके बाद एक और इंटरैक्शन हुआ जिसमें हेल्थ मिनिस्टर ने उनके साथ इंटरैक्शन किया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जिसमें भारत की 112 सबसे बैकवर्ड जिनको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वहां पर हम लोगों ने काम किया सारे कलेक्टर्स के साथ मिलकर। अभी तक 112 डिस्ट्रिक्ट में केवल 610 केसेस हुए हैं, जो कि भारत के 2% से का नेशनल लेवल इन्फेक्शन का 2% केवल है। और 112 डिस्ट्रिक्ट जिसमें करीब 22% भारत की जनसंख्या रहती है, वहां केवल 2% केसेस रहे हैं। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बहुत कमाल का काम हुआ है। और केवल कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जैसे बारामूला, नूह, रांची, वायएसआर, कुपवारा और जैसलमेर जहां की 30 से ज्यादा केसेस हैं, बाकी जगह बहुत कम केसेस हैं। इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन हुआ, टेस्टिंग किट्स का, पीपीईज का, कोविड हॉस्पिटल्स का, कुक्ड फूड्स का, एसएचजीज ने मास्क बनाए और कई बहुत अच्छा काम किया गया। इसके अलावा हमने एक बहुत बड़ा मूवमेंट पीरामल फाउंडेशन के साथ मूव किया है जो है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। और ये अब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिससे कि सेंसिटाइज करें लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स में और बिहेवियरल चेंज में। और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ मिलकर इस ग्रुप ने एक और काम किया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स वगैरह को मोबिलाइज करने के लिए एक क्रिएटिव कंटेंट बनाने के लिए indiafightscovid.com जो कि पब्लिक डोमेन में है, आप सब लोग डाउन कर सकते हैं, indiafightscovid.com, उसमें एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाई क्योंकि भारत की जनसंख्या को कम्युनिकेट करने के लिए स्ट्रैटेजी बनी। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी मोबिलाइज किया जिसमें WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDP, ILO, UN वुमेन, UN हैबिटेट, FAO, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक थे। इन लोगों ने काम किया स्किल बिल्डिंग में जिसमें 15,300 ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी, सर्वेलेंस हेल्थ ऑफिसर्स को बहुत ट्रेनिंग दी गई और इन लोगों ने प्रोक्योरमेंट में काम किया, 2 लाख PPPs दिए और 4 लाख N95 मास्क भी इन्होंने WHO, यूनिसेफ ने मोबिलाइज किए। UNDP के थ्रू हमने फर्दर ऑर्डर किया है भी 10,000 वेंटिलेटर्स और 10 मिलियन PPE किट्स जो यूनिसेफ भारत सरकार को देगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी को हर डिस्ट्रिक्ट में मोबिलाइज किया गया और रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपने 40,000 वॉलंटियर्स को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, करीब 500 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने मिलकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया और उन्होंने जगह जगह पर जा जाके क्वारंटाइन, आइसोलेशन फैसिलिटीज, डोनेशन ऑफ वेंटिलेटर्स, मास्क, PPE, टेस्ट किट्स में बहुत बड़ा काम किया। मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के साथ भी पब्लिक गुड के लिए काम किया और जिसमें कि बहुत बड़ा रोल रहा है प्राइवेट सेक्टर का इस सब मूवमेंट में। और प्राइवेट हेल्थ केयर के साथ हम मिलकर हमने CII, FICCI, NASSCOM और सबने क्या क्या काम किया मैंने बड़े विस्तृत रूप से लिखकर बताया है कि हर एक
ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या काम किया, किसने काम हाइजीन के क्षेत्र में किया, किसने खाने के काम में किया, किसने रिसर्च फंडिंग में काम किया, सारा मैंने लिखकर दिया, इसलिए मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। पर मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि NASSCOM के साथ मिलकर हमने स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन में बहुत बड़ा काम किया। और मेरे विचार से आगे चल के, क्योंकि मेक इन इंडिया हमको इन क्षेत्रों में काम करना है और आगे चल के वेंटिलेटर्स हो, PPE किट्स हो, तो ये सब में बहुत बड़ा काम हुआ है। और मिलके कई IITs के साथ मिलके, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस EDC पूना, इन सबको मोबिलाइज किया गया कि इनकी टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया जाए हर क्षेत्र में। और कई वेंटिलेटर्स सोल्यूशन निकाले गए, जैसे एग्वा जिसने कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर बनाया, जिसके साथ अब मारुति मिलकर काम कर रहा है, बायो डिजाइन जिसने कि एक रोबोटिक प्रोडक्ट रेस्पिरेट एयर निकाला, कायनियत जिसके बारे में मैंने यहां बहुत कुछ लिखा है। उसके अलावा क्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका कि एक्सरे के थ्रू वो कैपेसिटी, जिसने अभी बॉम्बे में काम कर रहा है, 10,000 CXR निकालता है इमेजेस डेली, जिससे पता चलता है कि किसी को फर्स्ट स्टेज कोविड-19 सिम्टम्स है कि नहीं। इसी तरह ड्रोना मैप्स, एमफाइन और कई स्टार्टअप्स ने काम किया है इन कई क्षेत्रों में। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आरोग्य सेतु के ऐप के साथ जो हम लोगों ने काम किया था, उसमें अब टेलीमेडिसिन फीचर भी लग चुका है और करीब ये आरोग्य सेतु ऐप अब करीब 90 मिलियन इंस्टॉलेशंस इसके गूगल पे स्टोर में बन लग चुके हैं। और ये अभी शॉर्टली इसका फीचर फोन ऐप भी निकलेगा। और इसके साथ साथ ये आरोग्य सेतु मित्र जो कि जिसमें कि सारे टेलीमेडिसिन फीचर्स हैं वो भी हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा